नहीं, वो कोई और कर लेगा। ठीक है, तो यहां से चीजें आगे बढ़ती हैं। इसी वजह से राजा उदय सिंह जो इनके चौथे बेटे थे, सबसे पहले राणा रतन सिंह, उसके बाद भोजराज, इनकी शादी हुई मीराबाई से, उसके बाद कुंवर विक्रमादित्य। किसी तरह ये राजगद्दी पर बैठते हैं राणा रतन सिंह के बाद, और इनकी हत्या करता है कौन? बनबीर चाचा। और बनबीर चाचा को मार करके ये राजगद्दी पर बैठते हैं राणा उदय सिंह। मुगलों को मलिच्छ कहते थे। ठीक है, कई सारे लोग इनके खिलाफ थे। कई सारे लोगों को इन्होंने थ्रेटन किया था कि भाई शादी मत कराइएगा। ये सारी चीजें याद है आप? अभी लिखा था हमने इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, और इसी वजह से यहां पर भी ये दरार देखने को मिलती है, और इसी वजह से इनके बेटे महाराणा प्रताप भी मुगलों के जो स्वाधीनता जो है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। महाराणा प्रताप की अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप का बचपन जो था वो भील समुदाय के साथ बीता था। भील जनजाति का नाम सुना है राजस्थान में? भील तीर धनुष से उनका उल्लेख किया जाता है। भील का मतलब ही होता है जो तीर धनुष चलाने वाले जो लोग हैं जनजाति, उनके साथ ये रहा करते थे। महाराणा प्रताप को कीका भी कहा जाता है, राजकुमार कीका। कई सारे फारसी ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनमें महाराणा कीका के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाए, क्योंकि कीका का मतलब होता है छोटा बच्चा, भील जनजाति की भाषा में। ये यहाँ कैसे थे? ये तो राजकुमार थे, उदय सिंह के बेटे थे। तब ऐसा क्या हुआ कि इनको भील जनजाति के साथ अपना बचपन गुजारना पड़ा? इनकी कई सारी शादियां हुई थी उदय सिंह की। ठीक है, और कहा यह जाता है कि ये अपनी सबसे छोटी रानी, जो सबसे अंत में जिनके साथ शादी हुई थी, उनके बहुत क्लोज थे ये। ठीक है, और उनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था जगमल। ठीक है, वत्यायनी नाम था उनकी रानी का, सबसे छोटी रानी का। तो उनसे हुआ जगमल। तो एक दिन रानी साहिबा ऐसे ही आती हैं उदय सिंह के पास, बोलती हैं कि मुझे थोड़ा सा अपने बेटे जगमल के बारे में चिंता हो रही है। तो पूछते हैं राणा साहब कि क्या हुआ जगमल को? तो ये कहती है रानी कि भाई हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उसके भविष्य के बारे में चिंता है, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है ये राजगद्दी ले लेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिखाया। अब थोड़ा सा प्रेम प्रसंग ज्यादा था उनके साथ, थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा था, इसलिए इन्होंने बोला कि मेरा जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो जगमल होगा। इस वजह से महाराणा प्रताप को बचपन में हमेशा चित्तौड़गढ़ के किले से बाहर रखा गया था, क्योंकि ये काफी शूरवीर थे। बचपन से ही इन्होंने युद्ध कौशल जो था, जो वॉर स्ट्रेटजीज है, उसमें काफी महारत हासिल कर ली थी, और शुरुआत से ही एक अच्छे योद्धा थे, और साथ ही साथ नीतियां बनाने में भी ये काफी अच्छे थे। इस वजह से सबको लगता था कि महाराणा प्रताप ही, ये बड़े भी थे जगमल से, तो महाराणा प्रताप ही राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1572 में जब उदय सिंह मरते हैं तो इन्होंने नॉमिनेट कर दिया था अपने बेटे जगमल को राजगद्दी, इसीलिए हमने लिखा he was succeeded by जगमल and then later on by महाराणा प्रताप। जब ये जगमल राजगद्दी पर बैठता है तो समस्या खड़ी होती है। इस वजह से, क्यों? क्योंकि सामंतों का इसे समर्थन नहीं मिलता है, नोबल्स, मंत्रिमंडल के। सामंतों को पता था कि प्रताप से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। जब जगमल राजगद्दी पर बैठते हैं तो इन्होंने गोगुंदा में जाकर के महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। एक तरफ जगमल राजगद्दी पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ प्रताप, और सामंतों ने जगमल को विवश किया कि राजगद्दी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इस वजह से जगमल जो थे वो नाराज हो गए और वो चले गए अकबर के पास, और अकबर के साथ मिल करके उन्होंने इनसे बदला लिया था इस चीज का, और अकबर के साथ मिलकर के अपने खुद के ही राजपूती वंशों पर आक्रमण करने में सहयोग किया। ठीक है, महाराणा प्रताप जब राजगद्दी पर बैठे तो इनकी समस्या जो थी वो काफी समस्याओं से घिरे हुए थे। एक तरफ से तो खुद के ही लोग कई सारे इनके खिलाफ हो गए थे। जब ये राजगद्दी पर बैठे तो काफी बड़े नहीं थे, काफी कम उम्र में उन्होंने राजगद्दी संभाली थी, और साथ ही साथ अकबर का थ्रेट भी था, क्योंकि ऑलरेडी ये चित्तौड़ का किला हार चुके थे, गोगुंदा में भटक रहे थे, तो वहां से इन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू की थी। ठीक है, महाराणा
महाराणा प्रताप के साथ अकबर ने कई सारे राजनयिक संबंध बनाने की कोशिश की, होता ना डिप्लोमेसी, कि भाई मारपीट करके नहीं, शांति से मान जाओ, क्योंकि अकबर भी ये चीज चाहता था, क्योंकि हमने जैसे देखा कि वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा था। कई सारे उसने वैवाहिक संबंध बनाए थे, कई सारे राज्यों में उसने रह करके संबंध बनाने की कोशिश की, ना कि युद्ध से बल्कि शांति से। 95% राजपूत जो थे वो इनके अधीन आने की स्वीकृति दे दिए थे, लेकिन प्रताप, क्योंकि इनकी नानी की मृत्यु हुई थी एक मुगल की वजह से, इन्होंने जौहर किया था ना, इसलिए ये हमेशा मुगलों के खिलाफ रहे। ठीक है, सिसोदिया वंश के सारे ही लोग हमेशा मुगलों के खिलाफ रहे, तो इन्होंने मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। 4 डिप्लोमेटिक मिशन भेजे थे, मुख्यतः सबसे पहले गया था जलाल खान, मना कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला भगवान दास को। भगवान दास उस समय सूबेदार था आज के अहमदाबाद जो शहर है उसका सूबेदार था, उसको भेजा, उसे भी मना कर दिया। फिर अकबर ने भेजा मान सिंह को इनके पास, और वो भी काफी चर्चित चीज है क्योंकि इनके बेटे उस समय अमर सिंह भी थे। ठीक है, जब इनके पास संबंध बनाने के लिए मान सिंह को भेजा गया, क्योंकि उनसे अकबर ने ये भी चीज कही थी कि मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, मुझे लगता है कि मान सिंह आप ये चीज कर सकते हैं। 2 लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप राजपूत हैं, सारी चीजें जानते हैं, और प्रताप को मना लेंगे। ठीक है, इनको भेजा गया, इनको न्योता गया, इन्होंने बोला कि ठीक है भाई आप आइए, उदयपुर की झील, फतेह सागर झील है, उसके बीच में एक भोज रखा गया खाने का। ठीक है, उसमें इनको इनवाइट किया गया मान सिंह को, और हुआ ऐसा था, क्योंकि काफी कहानी चर्चित है कि महाराणा प्रताप खुद उस भोज में नहीं आए थे, अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। ठीक है, अमर सिंह आते हैं भोज में, उनका स्वागत होता है, भाई साहब ये जो थे मान सिंह, इनका भी स्वागत होता है। ठीक है, अमर सिंह बोलते हैं कि हमारे पिताजी नहीं आ सके किसी कारणवश, आपको जो बात करनी है वो मुझसे कीजिए। तो मान सिंह गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि भाई बात मुझे प्रताप से करनी थी, तुम कौन होते हो? ठीक है, और अगर इस तरह से बेइज्जती करोगे मेरी, ठीक है, तो मैं प्रताप के खिलाफ हो जाऊंगा। तो उन्होंने बोला अगर खिलाफ हो ही गए हैं तो अकबर जिसके आप अधीन घूमते हैं उनको भी लेकर के आइएगा युद्ध में। ठीक है, तो काफी कहा सुनी हो गई, सब लोगों ने तलवार खींच ली, और जो जिस कार्य के लिए भेजा गया था यहाँ पे जयपुर में, इनके जो अकबर के जो एक तरह से मध्यस्थ थे, उनको भी वापस खाली हाथ जाना पड़ा। तो मान सिंह भी इस चीज में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद और कोशिशें की, टोडरमल को भेजा, टोडरमल मिले महाराणा प्रताप से, और महाराणा प्रताप ने बोला कि भाई मैं तो ये स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन आप आए हैं, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। टोडरमल आए हैं, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, आप कुछ उपहार में मेरी तरफ से हाथी ले जाए। टोडरमल ने मना कर दिया कि मैं यहाँ उपहार लेने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे एक प्रस्ताव आपके सामने लेके आया हूं, एक शांति समझौते का प्रस्ताव लेके आया हूं। लेकिन इन्होंने फिर भी उसे ठुकरा दिया और कहा कि सिसोदिया वंश का कोई भी राजा मुगलों के ना अधीन था और ना अधीन होगा। तो इस तरह से कई सारे डिप्लोमेटिक मिशन भेजने की कोशिश की अकबर ने, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और इसी वजह से क्या हुआ? कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ हल्दीघाटी, 21 जून 1576 में। 2 सेनाएं आमने सामने थी, और प्रताप को भी पता था कि उनके जो सैनिक हैं, मुख्यतः देखा जाए तो भील जनजाति के जो सैनिक थे उन्होंने बड़ा साथ दिया था। अगर अबुल फजल की बात की जाए तो उन्होंने एक संदर्भ दिया था कि मुगल सैनिक करीब 8000 थे और प्रताप के पास करीब 5000 सैनिक हुआ करते थे उस समय इस युद्ध में। लेकिन प्रताप ने जो भौगोलिक परिस्थिति थी, जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन था उस एरिया का, उसका फायदा उठा करके इस युद्ध को लड़ा था। उसने कहा था कि ये युद्ध जो होगा वो होगा कुंभलगढ़ के निकट। एक घाटी पड़ती है और 2 घाटियों के बीच में जो मैदान है आगे की तरफ, उसे कहा गया हल्दी घाटी। ठीक है, कुंभलगढ़ के निकट पड़ता था। अब 2 घाटियों के बीच में है, घाटी यानी वैली। अब वैलीज के बीच में है तो 2 तरफ से तो पहाड़ है,
जो आर्मी का मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसे ही होगा ना, इधर से तो आ नहीं सकती ना, ये पूरी घाटियां हैं। तो इस तरह से इन्होंने योजना बनाई और अपनी आर्मी सेट कर दी। यहां पे तीर धनुष वाले थे पीछे की तरफ, यहां पे कुछ हाथी, यहां पे कैवलरीमैन भाले वाले, और इधर घुड़सैनिक। इसी तरह से कुछ योजना मानसिंह ने भी बनाई, क्योंकि नेतृत्व वही कर रहे थे। उनकी सेना में एक अच्छी बात यह थी कि उनकी सेना में राइफलमैन भी थे, बंदूकची। अकबर के समय में बंदूकचियों का नेतृत्व कौन करता था? मुस्तफा। और तोपचियों का कौन करता था? बाबर के समय में कौन करता था तोपचियों का? कुली खान साहब। ठीक है, तो वैसे ही इनके में अच्छी बात यह थी कि बंदूकची भी थे। जब युद्ध हुआ, इस फ्लैंक ने पूरा का पूरा ये जो एरिया है सामने, ये सबसे पहले आगे बढ़ा और इसने इनको पीछे ढकेलना शुरू किया। और ये थे कौन? भाले भाले वाले। ठीक है, पीछे इनके भी धनुष वाले हैं। ये भील जनजाति के थे, आर्चर्स। बाकी इनके साथ के ही लोग थे। इसमें कुछ मुगल सैनिक थे, कुछ राजपूत सैनिक थे और कुछ अलाइड सैनिक थे। मुगलों ने 3 लोगों से समझौता किया था ना, अलाइड लोग जो साथ इनके जो अधीन होने के तैयार हो गए थे, साथ ही साथ मुगल की तो सेना थी ही, और क्योंकि मान सिंह थे तो कई सारे राजपूत भी थे, तो राजपूतों की भी सेना थी। ठीक है, इन्होंने पीछे ढकेला। फिर ये जो बंदूक वाले थे, इन्होंने आके इन हाथियों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। जब हाथी चिंगाड़े तो इनकी सेना कुछ कुचली भी गई। ठीक है, टसल होती रही, कभी ये आगे बढ़ेंगे कभी ये आगे बढ़ेंगे। प्रताप फिर लेफ्ट फ्लैंक संभाल करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पीछे धकेल दिया गया। बहुत चर्चित है ये, अबुल फजल की किताब में भी ये सारी चीजों का वर्णन है, किस तरह से इन्होंने युद्ध लड़ा था। एट दी एंड देखा यह गया था कि ये जो मुगल सेना का राइट फ्लैंक था वो इन पे काफी भारी पड़ा था और इनको पीछे आना पड़ा था, रिट्रीट करना पड़ा था। जो आर्चर्स थे वो सारे मार दिए गए, ये जो भाले के लोग थे ये आगे जाके मार दिए गए थे। इधर जो इनके हाथी और घोड़े के लोग खड़े थे, पूरा का पूरा धावा बोल दिया था मुगलों ने। ठीक है, और यहाँ के जो तीर धनुष चलाने वाले, बाण चलाने वाले लोग थे, इनको इनके ही सैनिकों ने भाले से मार दिया था। तो एक तरह से एट द एंड इसमें काफी टसल हुआ है बहुत, कभी ये आगे जाएंगे, कभी ये फ्लैंक आगे आएगा, कभी ये फ्लैंक आगे आएगा। ठीक है, एट द एंड हुआ क्या कि इन्होंने इनको पीछे ढकेलना शुरू किया। जब देखा कि प्रताप पीछे गए हैं, तब इधर से मानसिंह निकल के आते हैं, और जब मानसिंह को देखा महाराणा प्रताप ने, तो चेतक को आदेश दिया। चेतक उनका घोड़ा, चेतक के साथ ये दौड़े। चेतक ने आगे की 2 पैर ऊपर किए, और उसकी, क्योंकि चेतक भी काफी ऊंचा घोड़ा था, इस वजह से वो मानसिंह जो हाथी पे बैठे थे उन पर भाला फेंकने का महाराणा प्रताप ने प्रयास किया था। चेतक ने 2 पैर ऊपर की तो काफी ऊंचा हो जाएगा ना, उस पर भाले से मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से मानसिंह उस भाले से बच गए। जब मानसिंह बचे तो उन्होंने तलवार से चेतक के पैर पे वार किया, जिसकी वजह से चेतक घायल हो गया। ठीक है, और क्योंकि महाराणा खुद भी पहले से कई सैनिकों की वजह से घायल हो चुके थे, इस वजह से कहा यह जाता है कि उनकी बॉडी सक्षम नहीं थी लड़ने की, तब भी लड़ रहे थे। घोड़ा जवाब दे गया, उनका शरीर जवाब दे गया, तब भी युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, तभी एक सैनिक आता है, जब देखता है कि चेतक भी घायल है नदी के इस पार, ठीक है, चेतक भी घायल है, महाराणा खुद भी घायल है, तब एक सैनिक आकर के उनसे कहता है, उस सैनिक का नाम क्लिक नहीं कर रहा है मेरे को, ठीक है, उस अभी वो सैनिक आके कहता है कि महाराणा आपकी जान इस समय बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप जिंदा रहे तो हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, और इसलिए उनको उस युद्ध से हटा दिया। और महाराणा का जो था मुकुट,
जो पहनते हैं ना कैवलरी, लोहे की जंजीरों के जैसे, बचाने के लिए अपना, उनकी तलवार लेके चेतक पे बैठ करके वो युद्ध लड़ने लगा। ऐसा प्रतीत हो कि महाराणा खुद ही लड़ रहे हैं, कि अगर महाराणा चले गए तो इनके सैनिकों का प्रोत्साहन नीचे हो जाएगा कि नहीं? तो लोगों को लगा कि अभी भी महाराणा लड़ रहे हैं। ठीक है, जब इन्होंने पहला धावा बोला था, इतिहास में ये चीज भी, इसका भी प्रसंग है, कई सारे फारसी इतिहासों में ये भी चीज लिखी है कि जब पहला धावा बोला था इन्होंने हाथियों के साथ और घुड़सवारों के साथ, क्योंकि हाथी मेन थे ना राजपूतों के बैटल्स में, ऐसा धावा बोला, इतनी तेजी से धावा बोला था कि मुगल का ये जो फ्लैंक था, ये बनास नदी से करीब करीब 10 मील दूर तक इनको पीछे ढकेल दिया था, बनास रिवर, है ना। लेकिन फिर इन्होंने और आर्मी को बुलवा लिया। क्या अकबर इस युद्ध में था? हमेशा अकबर लोगों को भेजता था। असफ खान, मान सिंह, ये लोग जाकर के युद्ध में करते थे और अकबर कहीं दूर टेंट लगा के बैठा होता था बाकी सैनिकों के साथ। ठीक है, तो एट द एंड हुआ क्या? मान सिंह वापस गए, सेना संभाली, और प्रताप जो थे वो युद्ध से निकल गए। प्रताप के एक और भाई थे शक्ति सिंह। ठीक है, शक्ति सिंह भी जगमल के जैसे अकबर के अधीन हो गए थे। बाद में देखा जाता है कि वो भी आते हैं, महाराणा से माफी मांगते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं मुगलों के साथ मिल गया, अपने ही वंश पे आक्रमण कर रहा हूं। ठीक है, तो शक्ति सिंह को माफ किया उस समय, उनका भी प्रसंग आता है। शक्ति सिंह का भी रोल होता है और वो वहां से उन्हें बचा करके ले जाते हैं। युद्ध भूमि से हटे, शक्ति सिंह से मुलाकात हुई और वहां से निकल गए। यहां पर जो सैनिक थे वो पीछे हट रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। अगर देखा जाए तो फारसी इतिहासों के अनुसार अकबर विजयी हुआ, राजपूती इतिहासों के साथ देखा जाए तो इन्होंने इनको आगे ढकेला और ये पीछे चले गए। एक्चुअल में क्या हुआ? ना अकबर मरा था, ना महाराणा प्रताप मरा। तो ये मैच हुआ क्या था? ठीक है, कई जगह लिखा है डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर, ऐसा नहीं था, इनको भी काफी लोहे के चने चबाने पड़े थे। ठीक है, कई जगह लिखा है महाराणा प्रताप वन द वॉर, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो थे ही नहीं, इनके सेनापति लोग युद्ध में इनका साथ दे रहे थे। महाराणा प्रताप जब चले गए उसके बाद भी इन्होंने काफी संघर्ष किया, लगातार कई बार कई वर्षों तक आक्रमण किया, और जब ये युद्ध खत्म हुआ उसके बाद भी, क्योंकि राजा खत्म नहीं हुआ है, थ्रेट अकबर को था हमेशा, भील समुदाय कि और लोगों को इकट्ठा किया गया और दिल्ली की ओर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब इतने आक्रामक हुआ करते थे कि इनकी जो सेना है वो बैक ट्रैक कर रही, पीछे जा रही है। ठीक है, कई दिनों तक, कई वर्षों तक ये संघर्ष चला और हुआ अंत में ऐसा कि अकबर को आगरा के पास, अपने किले के पास बाउंड्रीज लगवानी पड़ी ताकि भील समुदाय के तीर उनको ना लगे। इतना आक्रामक रवैया इन्होंने, भील समुदाय के लोगों ने अपना लिया था कि अकबर बाउंड्री खिंचवा रहा है, सैनिकों को तैनात कर रहा है कि यहां ना आए। ठीक है, तो ये शूरवीरता देखने लायक होती है। ठीक है, जब राणा प्रताप निकल गए, राजपूत है नहीं, ठीक है, ये युद्ध में भी अब सैनिक कुछ ज्यादा बचे नहीं, तब भी ये संघर्ष करते रहते हैं। अकबर क्योंकि वापस चला गया, यहां से ये सब चीज जब खत्म होती है अकबर वापस चला जाता है, वो मानसिंह से काफी नाखुश होता है। और ये चीज का भी वाकया है कि ये युद्ध क्योंकि वो जीत नहीं पाया था, इसलिए मानसिंह का प्रवेश दरबार में उसने बंद कर दिया। ही ऑर्डर्ड अगेंस्ट मानसिंह एंटरिंग हिज कोर्ट कि भाई आप दिखाई मत दीजिएगा यहां पे, है ना। और ये जब लड़ाई हो रही थी, प्रताप की शूरवीरता के बारे में इतनी कहानियां क्यों है? इसलिए क्योंकि बॉडी घायल है ना, चेतक घायल है, तब भी तलवार, क्योंकि काफी भारी भी हुआ करती थी, उसे उठा करके मुगल सैनिकों को आधा फाड़ देते थे, वो सर से वार करके हाफ। शरीर जवाब दे चुका है, लेकिन जब इस तरह से कोई किसी को मारता है, जब अकबर को ये चीज पता चली, बोला चलो भाई वापस चलो, क्योंकि
दुश्मन ठीक है, दुश्मन है, लेकिन उसकी शूरवीरता अगर ऐसा करे, मतलब एकदम आतुर है, नहीं हम मार के रहेंगे, तो इट्स बेटर टू अप्रिशिएट हिम। बोला ना, इस घटना की वजह से जब अकबर ने खुद भी बैटल में देखा कि महाराणा प्रताप इनको फाड़ रहे हैं, ठीक है, जब ये बैक ट्रैक करेंगे तो ऑलमोस्ट अकबर के कैंप के पास पहुंच ही गए थे, ठीक है, मुगल के सैनिकों को आधा फाड़ रहे हैं, तो इन्होंने बोला चलो सामान बांधो, वापस चलो, फिर से आक्रमण करेंगे नेक्स्ट बटालियन भेज करके, ठीक है। और यहां से जब ये गए तो इनका जो जीवन था वो काफी संघर्षपूर्ण था, इनके परिवार के लिए भी। क्यों? राजधानी नहीं है, क्षेत्र नहीं है, सेना नहीं है। कहा यह जाता है कि राणा प्रताप घास की रोटी खाया करते, घास की रोटी, क्योंकि कुछ है ही नहीं, अनाज कहां से लाओगे। इनके सैनिक राणा प्रताप खुद घास की रोटी खाया करते थे, और इन्होंने कसम भी खाई थी युद्ध के पहले कि भाई मैं सिसोदिया वंश का राजा कभी भी मुगलों के अधीन नहीं होऊंगा जब तक मैं चित्तौड़ का किला, हार गए थे ना ये 1567 में, 67, 1567 में चित्तौड़, जब तक मैं चित्तौड़ का किला वापस नहीं ले लेता, मैं राजगद्दी तो दूर नकबाल भी नहीं काटूंगा, ठीक है, सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाना खाऊंगा, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा, ना होली ना दिवाली, कुछ नहीं, जब तक चित्तौड़ पे जीत वापस ना दर्ज कर लूं, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि प्रताप चाहते तो ये बचपन में किसी ना किसी क्षेत्र के सूबेदार बन सकते थे, ठीक है, राज्य विस्तार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मेवाड़ की जो शान थी उसको बना के रखा, ठीक है। चाहते तो अलग हो सकते थे, लेकिन नहीं, ये कर्मबद्ध थे, निष्ठावान थे, ठीक है, स्वाभिमान के साथ इन्होंने लड़ाई की, जो चीज है वो है। ही वॉज एडमेंट विद फाइटिंग विद द मुगल्स, ठीक है। ये जो वैलर होता है ना, ये शूरवीरता का जो काम है, ये इतिहास में देखने को नहीं मिलता है कि कोई आदमी इतना आतुर हो कि भाई मर जाएंगे लेकिन मुगलों के अधीन नहीं। इस वजह से प्रताप को बाद में अकबर भी बहुत मानने लगा, कि इसने देखा, उसको पता चला कि भाई इसकी क्या सैक्रिफाइसेस है। और एंड के टाइम में जब ये चावड़ चले जाते हैं, 1597 97 में जब इनकी मृत्यु की खबर आती है, तो अकबर भाई साहब दिल्ली के, नहीं उस समय लाहौर में थे, लाहौर के एक किले में बैठे हुए थे, और वहां पर एक कवि था, जो राजस्थानी कवि होते ना, जिसे बुलाते हैं हाँ भाई कुछ सुनाओ, तो राजस्थान का ही वो था कवि, तो उनकी ऐसी कविताएं सुन रहे थे, तो बोला ऐसी पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना, तो सुना रहा था वो। तब तक उधर से मान सिंह आते और खबर देते हैं कि प्रताप की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई कैसे? अब अलग अलग जगह अलग अलग चीजों से लिखा, अलग अलग जगहों में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। कई लोग कहते हैं कि बाण चला रहे थे, धनुष वो लग गया उनके सर में तीर खींचते वक्त, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। जनरल टॉड ये कहते हैं कि इनकी मृत्यु झील के पास कहीं किनारे किसी शिकार करते वक्त हुई थी, ठीक है। कई सारे लोग अलग अलग कहानियां कहते हैं, कुछ कहते हैं कि घटना की वजह से मारे गए थे, कि इन्होंने, किसी ने मारा नहीं, दुर्घटना हो गई थी, अलग अलग प्रसंग है, ठीक है। लेकिन जब अकबर को पता चला कि राणा प्रताप की मृत्यु हो गई, ही वाज शॉक्ड, उसे अचंभा हो गई। और जब वो कभी भी वहीं बैठा था, वो तो राजपूत क्षेत्र का ही था, तो उसने इनकी शूरवीरता पे बोला कि साहब मैं कुछ इनके लिए पेश करना चाहता हूं, आज एक महान व्यक्ति शूरवीरता को प्राप्त हुआ है, ठीक है, मैं इनके बारे में, इनके प्रसंग में भी एक कविता कहना चाहता हूं। तो अकबर ने बोला कि मेरा मन नहीं है सुनने का कुछ, लेकिन तुम चाहते हो फिर भी सुनाइए। भावुक हो गया, वो इमोशनल हो गया, इतना महान राजा जो एक्चुअली में अकबर को कंपीट कर पाया, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने फिर राजस्थानी कविता सुनाई, कई सारे फारसी प्रसंग थे, ठीक है। मैं उसका अनुवाद अगर आपको बताऊं तो वही, बचपन में जिसने कभी मुगलों की शान नहीं मानी, बचपन से ही जिसने हमेशा परचम मेवाड़ का लहराते रखा, उसको संभाल के रखा, कभी भी घोड़ों पर मुगलिया रंग नहीं आने दिया। होता ना, झंडे आ जाते हैं मुगलों के, वेशभूषा घोड़ों के ऊपर जो चीजें रखी जाती हैं वो बदल जाती हैं,
पहले राजपूत लोग लाल रंग का झंडा पीले रंग का इस्तेमाल करते, मुगल अलग काले रंग का करते थे, ठीक है। घोड़ों पर कभी भी उन्होंने मुगलिया रंग नहीं आने दिया। जिसने घास की रोटी खा करके भी शूरवीरता का एक अद्भुत उदाहरण दिया, ऐसे शूरवीर की आज मृत्यु हुई है, ठीक है। वीर गति को प्राप्त ऐसे व्यक्ति और उनकी माँ को भी बोलता है कि उनकी माँ, जिस माँ ने ऐसे बेटे को जन्म दिया, धन्य है वो माँ, ठीक है। तो इस तरह की पूरी पोएम सुनाता है और अकबर एंड में उसको डांटता नहीं है, उसको अप्रिशिएट करता है और उसको खूब पैसा दे करके भेजता है वापस। और जब ये कविता खत्म होती है, अकबर के आंख में आंसू थे, रोने लगा था, ऑलमोस्ट ही वाज क्राइंग, है ना। तो इस तरह के लोग जब देखते हैं आप, ठीक है, आज के डेट में ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है ढूंढना, ठीक है। और आज की डेट में जिस तरह से राज्य चल रहे हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आके राज्य चलाए तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। और इसी तरह से इतिहास में राजस्थान से संबंधित बहुत सारी और कहानियां हैं, ठीक है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने स्टेट को, राजस्थान को पूरा अंदर तक देखा है। ऑलमोस्ट एवरी सिटी मैंने विजिट की हुई है राजस्थान में, ऑलमोस्ट नॉट इवन राजस्थान, इंडिया की बात है। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत की संस्कृति के बारे में मेरे को जानने को मिला, ठीक है। नॉट जस्ट राजपूत, जितने भी वंश यहाँ थे, ठीक है, भले वो मुगल्स रहे या आपके मौर्यन एम्पायर रहे या गुप्ता एम्पायर रहे, उनके आर्किटेक्चर, उनकी जो भारत की जो संस्कृति है, विरासत है, उसको जानने को मिला। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति, ठीक है। कल्चरली विविधता में एकता, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको क्लास में बोलता हूं कि कभी लास वेगस, बैंकॉक, थाईलैंड, एम्स्टर्डम मत जाओ, यहां जाओ। कुंभलगढ़, चावड़, जयपुर, मेरता, जोधपुर, मेवाती, यहां जाके देखो, वो रूम देखो जहां ये थे, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण की तरफ मत जाओ, ठीक है। ऐसे शूरवीर लोगों के बारे में जानो, क्योंकि ताकि आप भी इस चीज को आगे फॉरवर्ड कर सको, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको भारत के इतिहास में, जिनकी वजह से आज भारत, आज का भारत आपको देखने को मिलता है। और मुझे बड़ा दुख है, ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा राजा दिल्ली की राजगद्दी पर नहीं बैठ पाया। दारा शिकोह भी एक बहुत अच्छा दावेदार था, वो भी नहीं बैठ पाया। खासकर कि प्रताप अगर राजगद्दी पर दिल्ली के बैठते, अगर अकबर को परास्त करके छीन लिया होता, तो आज की कहानी कुछ और होती। बट कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन तब भी हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो इतिहास में फेमस है, बिकॉज ऑफ हिज वॉर स्ट्रेटेजी, बिकॉज ऑफ हिज वैलर, शूरवीरता की वजह से। और जिस तरह से ये निरंतर प्रयास करते रहे। ये युद्ध कब हुआ है? 76 में। मरे कब है? 97 में, 1576, 1597 में। लगातार प्रयास किया था इन्होंने, कभी भी मुगलों के सामने हथियार नहीं डाले, ठीक है। अकबर बात करता है विश्व शांति की, ठीक है, सुलह कुल की। आज के जमाने में जहां अलकायदा है, ठीक है, ISIS है, ठीक है, ऐसे जमाने में भी आज अगर आपको लगेगा तो आज अगर सुलह कुल स्थापित होता है तो कितनी अच्छी बात है। इसीलिए नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। वॉज